गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बेसिक फिजिक्स पढ़ी थी। फिजिक्स में कौन कौन सी यूनिट होंगी और कौन कौन सी यूनिट हमें किस क्लास में पढ़नी है, 11th क्लास में कौन सी यूनिट पढ़नी है और 12th क्लास में कौन सी यूनिट पढ़नी है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक के बच्चों कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड नेवी, एयरफोर्स, नीट और जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन ए नेचर। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होंगे। फोर्स है वो डिफरेंट टाइप के होंगे। कुछ फोर्स हम 11th क्लास में पढ़ेंगे और कुछ फोर्स हमें 12th क्लास में पढ़ेंगे। फोर्स सिंपली आप जानते हो क्या होता है, किसी भी बॉडी को पुश या पुल करना ही क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है। किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स से अप्लाई करने से बॉडी मूव कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। वो डिपेंड करता है इनर्शिया ऑफ ए बॉडी पर। इनर्शिया क्या होता है वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ओके, तो फोर्स को हमें 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। आप 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी हमें फोर्स पढ़ेंगे। बट जितने भी फोर्स होंगे 11th में होंगे और 12th क्लास में भी हम फोर्स पढ़ेंगे, तो उन सभी फोर्स में से फंडामेंटल फोर्स कौन से होंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। ओनली फोर फोर्स आर फंडामेंटल फोर्स। ओके, तो देखिए बच्चों, साथ साथ में नोट करते जाएंगे। देयर आर फोर फंडामेंटल forces in nature. There are फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन ए नेचर। कौन कौन से होते हैं देखिए बच्चों। एक नंबर पर मैंने लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके बच्चों, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसको हमें एफ जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एफ स्टैंड फॉर फोर्स एंड जी स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। सेकंड जो फंडामेंटल फोर्स होता है बच्चों वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दिस इज आल्सो फंडामेंटल फोर्स। इसको हम एफ ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, इसको हम एफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, थर्ड जो फोर्स होता है बच्चों वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डब्ल्यू एन। एफ स्टैंड फॉर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड लास्ट जो अपने पास जो फंडामेंटल फोर्स है बच्चों वो है अपना न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम एफ ए एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, तो देयर आर ओनली फोर फंडामेंटल फोर्स। और भी बहुत सारे फोर्स होंगे बच्चों इस नेचर में, बट फंडामेंटल जो फोर्स है ओनली फोर फोर्सेस आर फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, ये फोर्स हमें डिटेल में पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे, कुछ 12th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि 11th क्लास में पढ़ेंगे, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये 11th क्लास में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इन सब को देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें
कहाँ देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, किन बॉडीज के बीच में ये फोर्स एक्ट करेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसे पार्टिकल के बीच में लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसे पार्टिकल के बीच में लगता है, हम कब कहेंगे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, कब कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कब कहेंगे कि यहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स है, कब कहेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स है। ओके, तो देयर आर द 4 फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर। नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। ओके बच्चों, ओके, अब इनको 1 बाय 1 हमें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हमें Fg से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या आपने कहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स को फील किया है? हाँ किया है बच्चों, करते हैं। हमें अर्थ जो है, हमें पता है कि अर्थ ईच बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे अर्थ से ऊपर उछालते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर वापस आ जाता है, अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है। तो अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो अट्रैक्शन जो फोर्स हमें देखने को मिलता है, यही क्या है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप डेली लाइफ में देखते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो बच्चों, चाहे वो चार्ज हो, चाहे अनचार्ज हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो हैवी वेट हो, चाहे वो लाइट वेट हो, सभी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे ही आके गिरते हैं। ओके, तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है, इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कोई भी दो बॉडी है, उनके बीच में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है। कैसी भी बॉडी हो, वो लाइट बॉडी भी हो सकती है, वो आपकी हैवी वेट बॉडी भी हो सकती है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ओके, बट जो लाइट बॉडी है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है, बट वो रियलाइज नहीं होता है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ओनली ऑन टू, अगर बिग बॉडी होंगी या एटलीस्ट वन आपके पास हैवी वेट बॉडी हो और दूसरी आपकी लाइट वेट बॉडी भी हो सकती है, बट 2 बॉडी में से एटलीस्ट 1 बॉडी हैवी वेट होनी चाहिए, तभी वो फोर्स आपको रियलाइज होगा, तभी ग्रेविटेशन फोर्स रियलाइज होगा। अगर दोनों बॉडी अगर लाइट वेट है तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है, बट वो रियलाइज नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये चौक है, ये भी 1 बॉडी है, ये अदर बॉडी है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एंड नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। कहने का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। बोले तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स 1 बॉडी सेकंड बॉडी को अट्रैक्ट करती है। क्या आप इन 2 चौक के बीच में, ये हमारे पास 2 चौक है, क्या इनके बीच में आपको अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है? क्या एक दूसरे को, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है बट हमें फील नहीं हो रहा? क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है? नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इन दोनों के वेट जो है वो वेरी स्मॉल है। ओके, इनका वेट क्या है? वेरी स्मॉल है। वेट स्मॉल होने से फोर्स तो लग रहा है, बट वो वेरी वीक फोर्स है, इसलिए वो रियलाइज नहीं होगा। अर्थ, और देखो ये चौक है और सेकंड बॉडी क्या? अर्थ है। ओके, तो इस चौक को मैं छोड़ता हूं तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है। बोले तो इस बॉडी, इस चौक और अर्थ के बीच में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो लगता भी है और वो
फील भी हो रहा है, लग तो इनके बीच में भी रहा है लेकिन फील नहीं आ रहा, बट अर्थ और इस बॉडी के बीच में हमें फील भी आ रहा है, हमें ऑब्जर्व भी हो रहा है कि यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि एक ये बॉडी है और दूसरी अर्थ है, तो इन दो बॉडी में से एक बॉडी जो अर्थ है वो क्या है, लार्ज बॉडी है और उसका मास क्या होता है, लार्ज होता है। तो हमें किन्हीं दो बॉडी के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है तो वो फील आप ग्रेविटेशनल फोर्स इजीली निकाल सकते हो, लेकिन अगर उसको आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करना चाहते हो, डायरेक्ट अगर देखना चाहते हो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं है, देख के पता लगा सकते हो क्या, वो तभी पता लगेगा कि दो बॉडी में से एटलीस्ट वन बॉडी आपकी हैवी वेट होनी चाहिए। दोनों हैवी वेट है तब तो और भी अच्छी बात है, अगर दोनों में से एक तो हैवी वेट होनी ही चाहिए, तभी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है। लगता ज़रूर है, फील नहीं होगा, फील तभी आएगी जब एटलीस्ट वन बॉडी हैवी वेट हो। तो इस नेचर में कोई भी बॉडी हो, कोई भी कैसे भी बॉडी हो, लाइट वेट हो चाहे हैवी वेट हो, किसी भी बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो ज़रूर लगता है, लेकिन वो फील तभी आएगी जब दोनों में से एक हैवी वेट हो। आप देखो बच्चों, ये तो चौक की बात होगी, आप कहोगे कि दो बस को हम पास पास रख देते हैं, बस जो होती है वो हैवी वेट होती है, बट देखो दो बस अगर पास पास में है तो उनमें भी अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट बस का जो वेट है वो भी इतना इनफ नहीं है कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वीक ही रहता है, स्ट्रोंग नहीं होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें जो देखने को मिलता है वो ओनली ऑन प्लैनेट्स जो होते हैं उन्हीं के बीच आपको देखने को मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अर्थ एक प्लैनेट हो गया, ओके, एक प्लैनेट है, ओके, तो प्लैनेट का जो मास होगा वो लार्ज होगा, ओके, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमें प्लैनेट्स के बिटवीन द प्लैनेट्स ही हमें रियलाइज होता है। अर्थ के ऊपर जो भी बॉडी है, जितनी भी बॉडी है, चाहे वो लाइट वेट की बात करो, चाहे वो हैवी वेट या लाइट वेट किसी की बात करो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूर होगा, बट वो रियलाइज नहीं होगा क्योंकि उनका मास है वो बहुत कम होता है, ओके, इसलिए वो रियलाइज नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तभी मिलेगा जब एटलीस्ट वन बॉडी आपकी प्लैनेट हो, क्या हो, प्लैनेट हो, ओके। आप अगर मून पर जाओगे तो वहाँ पे भी मून जो है वो सैटेलाइट है, ओके, अर्थ की सैटेलाइट है, मून का मास भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे भी आप देखोगे कि मून पर हम कोई वस्तु को छोड़ते हैं तो मून उसको अट्रैक्ट कर लेती है, वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑलवेज एट्रैक्टिव नेचर का होगा। बोले तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वन बॉडी अदर बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, ओके, द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज is called gravitational force, ओके। तो कोई भी दो बॉडी हो इस नेचर में, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ओके। फोर्स तो जरूर लगेगा लेकिन वो रियलाइज तब होगा जब टू बॉडी में से वन बॉडी हैवी वेट हो, अदरवाइज फोर्स तो लगेगा लेकिन वो रियलाइज नहीं होगा, ओके। नोटेड बच्चों, नोटेड, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो देखिए बच्चों, इफ टू बॉडीज ऑफ मास स्मॉल m1 एंड m2 are placed small r distance
from each other then gravitational force तब इन दो बॉडी, हमारे पास देखो बच्चों ये दो बॉडी हैं, एक का मास m1 है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी, मास पर डिपेंड करता है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मास बोले तो वेट और मास अलग अलग चीज होती है, वेट मास से ही मिलेगा, मास ज्यादा है वेट ज्यादा, मास कम वेट कम, ओके, मास पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब मास ज्यादा होगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा मिलेगा, मास अगर लो है कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। हमारे पास दो बॉडी हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है और दोनों r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है बच्चों, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या लगेगा, वो ये लगेगा बच्चों, Fg बराबर, फॉर्मूला ये रहेगा Fg बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स इस फॉर्मूले से निकालोगे। यहाँ पर आपको दो बॉडी के मास गिवन होंगे, जैसे यहाँ पर 2 kg दे दिया, यहाँ 3 kg दे दिया, एंड डिस्टेंस गिवन होगी दोनों के बीच में। यहाँ इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इधर मास ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, मास कम फोर्स कम, ओके। तो यहाँ पर कहने का मतलब फोर्स तभी आपका ज़्यादा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग तभी होगा दो बॉडी के बीच में कि एटलीस्ट वन बॉडी का जो मास है वो तो आपको हैवी वेट वो ज़्यादा होना चाहिए और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसका मतलब ये होता है कि इधर r अगर ज़्यादा होगा तो Fg कम होगा, r अगर कम है तो Fg ज़्यादा होगा। कहने का मतलब डिस्टेंस पर किस प्रकार से वेरी करता है फोर्स से, अगर डिस्टेंस से कम है तो फोर्स से ज़्यादा लगेगा, अगर बॉडी पास पास है तो फोर्स से ज़्यादा लगेगा और बॉडी अगर दूर दूर है तो फोर्स से कम लगेगा। ओके बच्चों, नोटेड दिस। यहाँ पर जो जी होता है बच्चों, जी सॉरी यहाँ जो जी होता है बच्चों ये कांस्टेंट होता है, इसको हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ओके। और ये सभी प्लैनेट्स पर इसकी वैल्यू सेम रहती है, सभी प्लेस पर इसकी वैल्यू सेम रहेगी और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। जी की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वेरी स्मॉल मिलता है, ओके। कहने का मतलब है यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे जी की वैल्यू 10⁻⁻11 रखी जाएगी, अगर मान लो मास किसी एक बॉडी का मास 10⁻+11 होगा तभी ये कैंसिल आउट होगा और हमें कुछ वैल्यू मिलेगी फोर्स की। तो 10⁻11 अगर केजी मास होना चाहिए वो आपको अर्थ पर नहीं मिलेगा, वो अर्थ प्लैनेट का ही मिलेगा इतना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एटलीस्ट वन बॉडी है उसका मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए तभी, क्योंकि ये दो लाइट बॉडी के बीच में हमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो इसीलिए फील नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो वेरी स्मॉल होती है 10⁻11, इसलिए आपका लाइट जो बॉडी है उनके बीच में अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो वेरी स्मॉल मिलेगा, ओके। तो आप ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
इसको हम बच्चों 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, 11th क्लास में पूरा चैप्टर आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड। ओके बच्चों, तो यहाँ पर तो ओनली हमें यही देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फंडामेंटल फोर्स। ओके, ये फॉर्मूला भी वहाँ पर आएगा। ओके बच्चों, ये भी वहाँ पर आएगा, सब कुछ वहाँ पर हमें पढ़ेंगे। ओके, 11th क्लास में ही अपना चैप्टर होगा रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, वहाँ पर ये फॉर्मूला भी आएगा। यहाँ पर तो ये देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो बॉडी के बीच में लगता है। ओके, और ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक फंडामेंटल फोर्स है। इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो देखो इससे रिलेटेड हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं बच्चों। देखिए, एरो लगाकर लिखेंगे बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स। ओके, हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं बच्चों। उन 4 फंडामेंटल फोर्स में से ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट होता है। वीकेस्ट है तभी तो हमें दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रियलाइज नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हीं के बीच में हमें रियलाइज होता है। ये वेरी वीक फोर्स से होता है बच्चों। ओके, नोटेड। ओके, सेकंड पढ़ते हैं बच्चों। सेकंड मैंने आपको लिखवाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको हम FE से रिप्रेजेंट करते हैं। E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो किन बॉडीज के बीच में लगता है वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उनके लिए हमारे पास बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, चार्ज बॉडी होनी चाहिए। चार्ज जो है, चार्ज बॉडी क्या होती है बच्चों, वो हमें 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में चार्ज ही पढ़ेंगे बच्चों। ओके, और चार्ज से रिलेटेड कौन कौन से फील्ड प्रोड्यूस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। 12th क्लास के अंदर 1 से लेकर 10 चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ही है। 10 चैप्टर है। ओके, तो 12th क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ कंबाइंड रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वहाँ पर अलग अलग हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग पढ़ेंगे ये। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है, अनचार्ज बॉडी के बीच में नहीं। ईच बॉडी के बीच में आपको नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि ये इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं मिलेगा। ये अनचार्ज बॉडी है। ये दोनों अगर चार्ज होंगी तभी इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए बॉडी जो है शुड बी चार्ज होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए बच्चों। ओके, चार्ज किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है, चार्ज कैसे होती है वो, ओके, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं वो हमें 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर तो आपको केवल यही याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ए फंडामेंटल फोर्स। क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। और ये जो फोर्स है वो किसके बीच में लगता है, देखिए बच्चों, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, acting between two charged bodies is called इलेक्ट्रिक फोर्स। उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स अलग होता है, मैग्नेटिक फोर्स से अलग होता है बच्चों। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा या जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी नेचर अट्रैक्शन की भी होगी और रिपल्सन की भी होगी। ओके, अट्रैक्शन की भी होगी एंड रिपल्सन की भी होगी। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसमें हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स में दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल्स भी कर सकती है। दैट इज डिपेंड्स ऑन द चार्ज। ओके, अगर सेम चार्ज है, चार्ज टू टाइप के होते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज। अगर सेम चार्ज है तो इनके बीच में लगता है बच्चों रिपल्सन। सेम चार्ज के बीच में अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है एंड नेगेटिव नेगेटिव है तो इनके बीच में रिपल्सन होता है। और अपोजिट चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज के बीच में लगता है बच्चों अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? अट्रैक्शन। ये हम 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो आपको केवल यही याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ए फंडामेंटल फोर्स एंड दैट इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज। ओके बच्चों, ओके। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखिए, इफ टू चार्ज बॉडी, if two charge bodies of charge Q1 and Q2 are placed at small r distance from each other, then इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा बच्चों? एफ ई जो आएगा वो आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमें कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं बच्चों, जो हमें 12th क्लास में पढ़ेंगे। इसको हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं बच्चों, इसको हमें 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर देखा जाए तो देखो हमारे पास ये दो चार्ज है बच्चों, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। इस पर चार्ज Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, इनके बीच में जो फोर्स है एफ ई लगेगा दैट इक्वल टू दिस होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों सेम ही एक जैसे ही लग रहे हैं, बस डिफरेंट क्या है, वहाँ पर मास था, यहाँ पर चार्ज लेना है, वहाँ पर मास लेना था। देखो वहाँ पर मास का प्रोडक्ट था, दोनों बॉडी के मास का प्रोडक्ट था, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों बॉडी के चार्ज का प्रोडक्ट आएगा। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वहाँ पर जी आया था और यहाँ पर कांस्टेंट के होगा, जिसको हम कूलम्ब कांस्टेंट बोलते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ के इज डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिटी एंड नेचर ऑफ ए मीडियम। ये आपको डिटेल में 12th क्लास में मिलेगा और अच्छा मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर तो इतना बेसिक जो है वो आपको याद रखना है, बाकी हम डिटेल में इसको 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। नोट कर लो इसको फटाफट। ओके बच्चों, अब हम थर्ड फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड जो फंडामेंटल फोर्स है बच्चों
वो क्या है अपने पास, वो जो था वो अपने पास था वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, एफ ए वीक न्यूक्लियर। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है बच्चों, इसको भी हमें 12th क्लास में पढ़ना है। ओनली ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको 11th क्लास में पढ़ना है। बाकी ये जो तीनों फंडामेंटल फोर्स है वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कैसे पार्टिकल के बीच में लगेगा, तो देखिए, डूरिंग बीटा डीके, बीटा माइनस डीके, during beta minus decay, the force acting between emitted electron E and uncharged particle antineutrino nu minus is called weak nuclear फोर्स। ओके बच्चों, यहाँ पर वीक न्यूक्लियर जो फोर्स लगेगा वो किसके बीच में लगता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन, एक तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा एंटी न्यूट्रिनो। किसी बॉडी के बीच में नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो सभी के लिए नहीं लगता, सभी के टू बॉडी के बीच में आपका नहीं मिलेगा। ओके, हमें इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में ही वीक न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, वो जब बीटा माइनस डीके होता है, बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो होता है, वो इमिट होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हमें वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि बीटा माइनस डीके क्या होता है। बच्चों, ये हम 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स आपको मैंने एक यूनिट बताई थी, मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट था न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें हमें न्यूक्लियस पढ़ना है। ओके, बीटा डीके इज द फिनोमिना ऑफ ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ही एक फिनोमिना होगा, उसमें हमें अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके ये चीज़ें पढ़ेंगे। बीटा डीके 2 टाइप्स का होगा, बीटा प्लस डीके भी होगा, बीटा माइनस डीके भी होगा। बीटा माइनस डीके में हम देखेंगे जब भी न्यूक्लियस से बीटा माइनस डीके होगा, देन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है वो इमिट होंगे और उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हमें वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको बीटा माइनस डीके है, इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज व्हाट, इज ए फंडामेंटल फोर्स एंड दैट इज एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो जो फोर्स है बच्चों, जो फंडामेंटल फोर्स है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। ओके, न्यूक्लियर जो फोर्स होगा बच्चों, आपने एटम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। एटम में उसमें 3 टाइप के पार्टिकल आपको पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है एटम बच्चों। ओके, ये हमारे पास एटम है, इसके सेंटर में बच्चों एक स्मॉल स्फेयर होता है सेंटर में, और इस स्फेयर को हमें न्यूक्लियस बोलते हैं बच्चों। तो 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं बच्चों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन।
तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्व करते हैं। ओके, किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे, टोटल जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं रहेंगे, वो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर। ओके, अकॉर्डिंग टू बोहर। तो हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स इन दोनों के अलग अलग चैप्टर होंगे। 12th क्लास में हमें एटॉमिक फिजिक्स में एटम के बारे में पढ़ेंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमें न्यूक्लियर फोर्स देखना चाहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स भी आपको न्यूक्लियस से ही मिलेगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, न्यूक्लियस में 2 टाइप के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वो आपस में बाउंडेड होते हैं। क्या होते हैं? बाउंडेड। और वो बाउंडेड होंगे तो किसी न किसी फोर्स से तो वो बाउंडेड होंगे। तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसी को हमें न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स भी अट्रैक्शन नेचर का होगा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन नेचर का था, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दोनों प्रकार की नेचर होती है, उसमें अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। तो देखिए बच्चों, द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स किसी भी 2 बॉडी के बीच में नहीं लगता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच ही नहीं लगता, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज, चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं करता है। इसको हम यहाँ पर तो आपको ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही याद रखना है। हम 12th क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम और इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आपको यही देखना है कि न्यूक्लियर फोर्स इज़ द फंडामेंटल फोर्स एंड दैट फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन। ओके बच्चों, ओके। अब देखिए अगली लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। देखिए, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं बच्चों, उनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स होता है और इन 4 फंडामेंटल फोर्स में से न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इस नेचर में जितने भी फोर्स होते हैं उन सभी फोर्स में न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। कहने का मतलब ये है कि एक फोर्स को हमें अगर रिमूव करना है तो हमें कोई दूसरा फोर्स लगाना पड़ता है। कहने का मतलब है यहाँ पर अगर हम किसी न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं एटम से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स है। तो उस न्यूक्लियर फोर्स को हटाने के लिए हमें कोई दूसरा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट हमें पता है कि न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, उससे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमें नेचर में नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हमें इतना फोर्स हमारे पास नहीं है कि हम न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ दे, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑलवेज लाइज इन द न्यूक्लियस, डज नॉट कम आउट फ्रॉम द एटम। ओके, तो ये नोट कर लेना, फटाफट नोट करेंगे, सभी बच्चे नोट कर लिया होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, हमने जो हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब इनमें हम कंपैरिजन देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं? कंपैरिजन। ओके, 2 फोर्स में तो ये तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे जो बड़ा फोर्स होगा वो न्यूक्लियर फोर्स होगा
और सबसे वीकेस्ट होगा वो हमारे पास ग्रेविटेशनल होगा। दो और जो फोर्स बचे हैं उनमें क्या कंपेयर होगा, चारों को आपस में कंपेयर करेंगे, हेडिंग डालेंगे बच्चों। इसी पर आपका क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, कंपेरिजन बिटवीन फंडामेंटल फोर्सेस। ओके तो देखो बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स होगा। ओके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दिया बच्चों, ग्रेटर है। इससे जो कम फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ओके और इससे जो कम होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे जो कम होता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन दीज फोर्सेस। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, न्यूक्लियर, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे कम कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियर, और सबसे कम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड रेशियो देखिए बच्चों, एफ ए ग्रेविटेशनल, रेशियो एफ ए वीक न्यूक्लियर फोर्स, रेशियो एफ ए ई, रेशियो एफ ए एन। इनका जो रेशियो होता है 1:10⁻²4, रेशियो 10⁻36, रेशियो 10⁻38। इस रेशियो से हमें ये पता लगा सकते हैं किन्हीं भी दो फोर्स में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि ये ग्रेविटेशनल, मैं हर चैप्टर से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होगा, ओनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं लूँगा, ओनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। उनमें आपको इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपको कंपैरिजन करना है, अगर ग्रेविटेशनल से किसी का भी कंपैरिजन करोगे, ग्रेविटेशनल का 1 है तो ग्रेविटेशनल का अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स से कंपैरिजन करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो जिन दो फोर्स के बीच में कंपैरिजन पूछा है उन्हीं के रेशियो हम लेंगे। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स में कंपैरिजन पूछे तो देखिए एफ जी रेशियो एफ ए डब्ल्यू एन, दैट इक्वल टू, इनका रेशियो क्या है, ये है 1:10⁻24। तो रेशियो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं एफ जी अपॉन एफ ए डब्ल्यू एन बराबर 1/10⁻24। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये एफ डब्ल्यू एन इधर गया, एफ डब्ल्यू एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो 10⁻24 एफ जी। दैट मीन्स वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻24 टाइम्स मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रेशियो 1 लिया है, तो यहाँ से देखिए इन दोनों का कर ले तो 1:10⁻36, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 1:10⁻38, दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻10⁻38। ओके न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻38 टाइम्स मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके बट अगर मान लो किन्हीं ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन ना आकर हमारे पास ये कंपैरिजन है, मैं ये ले लेता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, इन दोनों में क्या कंपैरिजन होगा, तो इन दोनों का रेशियो उठाओ, ये इन दोनों का ये हो गया क्या है बच्चों, 10⁻36 डिवाइडेड बाई 10⁻38। 10⁻36 नीचे गया, माइनस का हो गया, 38 में से 36 गया तो नीचे बचा 10⁻2, बोले तो 1/100 आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 100 से मल्टीप्लाई हो गया एफ ही, एफ एन 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एफ एन इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 100 एफ ही आ गया। दैट मीन्स व्हाट, न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर मान लो आपको
वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों में कंपैरिजन पूछा है तो देखिए FWN डिवाइडेड बाई FE दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो ये है बच्चों 10 टू पावर 24 डिवाइडेड 10 टू पावर 36 दैट इज इक्वल टू 24 को नीचे ले जाइए, कितना बचा बच्चों 12 बचा, 10 टू पावर 12 बचा। क्रॉस प्रोडक्ट हियर FE 1 से गुणा हुआ, FE इज इक्वल टू 10 टू पावर 12 है FAWN दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 टू पावर 12 टाइम्स मोर देन द वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आप ये रेशियो आपको याद रखना है, ये याद है तो आप किन्हीं भी दो फोर्स में कंपैरिजन कर सकते हो, उनका रेशियो लेकर आप ऐसे शोले कर सकते हो। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों के? ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, कल छुट्टी रहेगी, परसों आपको वीडियो मिलेगा इससे आगे का। तो ये टॉपिक अपना इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल कंपटीशन एग्जामिनेशन, उसमें ये जो चीज़ें हैं दोनों ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। इन दोनों रिलेशन जो ये दोनों मैंने आपको लिखवाए हैं, इन पर आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा और सभी बच्चे होमवर्क के करेंगे और होमवर्क करने के पश्चात इसको अच्छे से याद भी करेंगे। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन के लिए तैयार होना है तो आपको 11th क्लास को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। 11th क्लास में अपने 14 चैप्टर है, 12th क्लास में 17 चैप्टर है, टोटल मिलाकर 31 चैप्टर है। 31 चैप्टर अगर आपने क्लियर कर लिए तो आपको कोई भी कंपटीशन है वो रोक नहीं सकता। आप 11th और 12th से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे नेवी, एयरफोर्स, NDA है या नीट है, JEE है, सभी में 11 और 12th के कॉन्सेप्ट ही आते हैं। अगर आप 11th को आप सिंसियरली नहीं लोगे तो 60% जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 11th के ही आते हैं। इसलिए आप अभी से एक्टिव हो जाओ। ये नहीं है कि भाई क्लास स्कूल नहीं लग रही है, आपको क्लास जो है या आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से स्टडी करवाई जा रही है। इसलिए आप क्लास को एंजॉय करें और अच्छे से एंजॉय करें। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आप व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, खुश रहो।